नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है और हर बार की तरह इस बार भी जातीय जुगत पर सभी राजनीतिक दल लगे हैं और हर बार की तरह इस बार भी जातीय निशाने पर ब्राह्मण है। उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होता है तो ओबीसी, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण यही हमेशा निशाने पर रहते हैं। चाहे 2007 का चुनाव हो, चाहे 2012 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो और अब 2022 का चुनाव आ गया है। और इस बार 2022 के चुनाव में ब्राह्मण फिर निशाने पर आ गया है और इसकी शुरुआत की है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। यह कहकर के उन्होंने ऐलान किया है कि 23 जुलाई यानी कि कल से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही हैं मायावती और इसकी शुरुआत 29 जुलाई तक चलेगी। 23 जुलाई से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा और इसकी शुरुआत कल अयोध्या से हो रही है, जिसकी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। आपको बता दें कि मायावती 2007 में जो सत्ता पाई थी, समाजवादी पार्टी को हरा करके उन्होंने वो इसी ब्राह्मण के बूते पाई थी। तब उन्होंने 55 ब्राह्मणों को टिकट दिया था और उसमें से 41 ब्राह्मण जीत करके आए थे। ये ब्राह्मण एक छोटा नहीं है, भले ही उसकी संख्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 12% हो। हालांकि लोगों का मानना है कि 20% तक ब्राह्मण है, लेकिन जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 12% उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों की संख्या तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा है और 15 जिले ऐसे हैं जहां पर इनकी संख्या करीब 20% से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या भले ही जाति लिहाज से 12% हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण जो है वो पूरी जातीय समीकरण और हर राजनीतिक दल को प्रभावित करता है, क्योंकि ये जल जिसके साथ होता है उसी की सरकार बनती है। 2007 में जब 41 ब्राह्मण आए तब जो है बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। समाजवादी पार्टी 2017 में 21 ब्राह्मण जीते तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई। और पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 56 विधायक जीते, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन हालांकि भारतीय जनता पार्टी के टोटल 56 विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी के 46 विधायक ही थे, लेकिन जिसकी सरकार बनी सिर्फ ब्राह्मणों के बूते, यानी ब्राह्मण जिधर गया उसकी सरकार बन गई। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी जो पिछली बार आई थी मुसलमान और ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग करके, इस बार वो मुसलमान की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि मुस्लिम उससे नाराज है। सीए पर हो, एनआरसी हो, 307 हो, तीनों मामलों पर मुसलमान को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर के मायावती ने साथ दिया है। तो आज मेरे साथ बहुत गंभीर एक पैनल जुड़ा हुआ है और सारे लोग बहुत वरिष्ठ हैं। मैं उनसे चर्चा करके आज मैं इस चीज़ को समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत हो रही है 2022 को लेके, उसमें ब्राह्मण कितना प्रभावी रहेगा, ब्राह्मण के पीछे लेकर के जो रचना चल रही है, संरचना चल रही है कि किस तरह से ये लोग जो है 2022 के चुनाव को प्रभावित करेंगे, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं पहले आप सबसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता और वरिष्ठ ब्राह्मण समाज के नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री केसी पांडे जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति विश्लेषक डॉक्टर मत्स्येंद्र प्रभाकर जी हैं और युवा पत्रकार श्यामल त्रिपाठी हैं। हम तीनों लोगों से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बैठ रही है। सबसे पहले पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं तीनों लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप तीनों लोगों को मैं पर्याप्त समय दूंगा। आप लोग के पास पर्याप्त समय, 1 घंटे की डिबेट है। आप लोग एक दूसरे की बात ना काटें ताकि सबकी बात सब लोगों तक पहुंच सके और लोग समझ सके कि आप वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। पांडे जी, मैं आपसे अनुरोध जानना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अब 2022 का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी परशुराम का वैभव दिखा करके सरकार बनाने का सपना दिखा रही है ब्राह्मणों को। बहुजन समाजवादी पार्टी एक बार फिर अपने सतीश चंद्र मिश्रा को निकाल चुकी है और कल वो अयोध्या में रामलला का दर्शन करके बसपा सरकार बनाने का बिगुल बजाने जा रहे हैं। कांग्रेस को ब्राह्मण मुख्यमंत्री की तलाश है। तो ऐसे, और आप जानते हैं बाकी दल भी ब्राह्मणों की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की ओर ब्राह्मण आए तो आखिर क्यों? श्रीवास्तव जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। समाजवादी पार्टी की तरफ ब्राह्मण आए तो क्यों? इसका उत्तर है कि समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कहने में नहीं करने में विश्वास करती। 3 मई
2005 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और हम लोगों की मांग पर भगवान परशुराम जयंती को सार्वजनिक अवकाश में घोषित किया था। अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने 247 संस्कृत विद्यालयों को अनुदानित किया, जिसमें ब्राह्मणों के बच्चे ही अधिकतम पढ़ते हैं और ब्राह्मण ही पढ़ाते हैं। तीसरी बात, अखिलेश जी ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रमोशन से आरक्षण खत्म कर दिया। चौथी बात, जो हरिजन एक्ट की दंडात्मक धारा 310 है उसको शिथिल किया अखिलेश जी की सरकार ने कि निर्दोष को जेल न जाने पाए। जब तक मामले की पूरी विवेचना न हो जाए, कोई दोषी न सिद्ध हो जाए, तब तक कोई निर्दोष जेल न जाने पाए, इसको भी अखिलेश जी की सरकार ने सुनिश्चित किया। तो हम तो करके दिखाए हैं, इसलिए हमारा हक है, ब्राह्मण समाज से सबसे ज्यादा हमारा हक है कि हमको ब्राह्मण समाज हमारे पक्ष में मतदान करे, क्योंकि हमने करके दिखाया। और लोगों ने करके नहीं दिखाया है, हमने करके दिखाया है। कि आप भी कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन 23 तारीख को करने जा रही है अयोध्या में। बिल्कुल सही आपने कहा। आवश्यकता क्यों आ पड़ी बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण सम्मेलन करने की? इसलिए आ पड़ी कि 2007 से 2012 तक जब सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की और सतीश मिश्रा जी ने घूम घूम करके ब्राह्मणों को इकट्ठा किया बसपा के समर्थन में, नारा दिया गया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो ब्राह्मणों ने मतदान किया बसपा के पक्ष में। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल में 18,000 मुकदमे SC ST के सवर्णों के खिलाफ दर्ज हुए। और बहन जी ने एक नियम बना दिया कि जब सवर्णों के खिलाफ FIR जिस दिन दर्ज होगी थाने में 310 के अंतर्गत, तो 75,000 रुपए राजकीय कोष से उस दलित को मिलेगा। केवल FIR होते ही सरकारी कोष से भुगतान हो जाएगा। और जिस दिन सवर्ण समाज के लोगों की सजा होगी उस दिन 4.5 लाख रुपए का भुगतान सरकारी कोष से दलित को कर दिया जाए। और काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। सतीश मिश्रा अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, प्रभाकर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तिवारी जी हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कल आप देखेंगे कि कितने ब्राह्मण जाते हैं और अंदर से अगर समीक्षा करेंगे तो कितने ब्राह्मणों को जबरदस्ती अन्य जातियों को चंदन लगा के बैठा दिया गया है। ये भी देख लीजिएगा कि टीका लगा करके ब्राह्मण के नाम पर बैठा दिया गया है उस सम्मेलन में। ब्राह्मण अब बसपा के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यह ब्राह्मण ही नहीं सर्व समाज समझ गया है कि बहन जी जो अब की बार चुनाव लड़ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर लड़ रही है। मुसलमान उनको एक भी वोट देने नहीं जा रहा है। दलित भी कई खेलों में बढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा कार्य किया कि मायावती के वोटों को तोड़ा है, वो चाहे किसी कारणों से तोड़ा। तो मायावती जी को मुसलमान वोट नहीं करेगा। जब मायावती जी की सरकार 2007 में जैसा आपने बताया बनी थी, तो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम इन तीनों का समीकरण बना था। तब बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत की बन पाई थी। वो समीकरण बनने वाला नहीं है। ब्राह्मणों को निभाने के लिए प्रयास कर रही मायावती जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मायावती जी की सरकार में जिस सतीश मिश्रा जी के बहकावे में आकर के ब्राह्मण समाज ने 2007 में बसपा को वोट किया था, उसी सरकार के कार्यकाल में महाराजगंज में डिगही गांव है, डिगही गांव में 1 दर्जन ब्राह्मणों की उनके मकान के अंदर पेट्रोल डाल करके जला करके हत्या कर दी गई। चलिए बिरादरी के लोगों द्वारा। चलिए मैं मत्स्येन जी के पास चलता हूँ। मत्स्येन जी ये बताइए कि नहीं, हमारी बात सुनिए, पूरा हो जाना दीजिए पहले।
1 दर्जन ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी और सतीश मिश्रा जी ने FIR तक नहीं दर्ज करने दिया था। हम लोगों ने 1 सप्ताह तक आंदोलन किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब जाकर के मुकदमा दर्ज हुआ। अब मुकदमा दर्ज हो गया, किसी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी 302 में। हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से आर्डर कराए, तो मायावती की सरकार की पुलिस ने गिरफ्तार किया ब्राह्मणों के हत्यारों को। तो ब्राह्मणों को भूला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जितना जलालत हम लोगों ने झेला था वोट देने के बाद, सतीश मिश्रा जी के आवास पर खूब बड़ा सा ताला लटका रहता था और गांव का गरीब ब्राह्मण या जो राजनेता ब्राह्मण थे वो भी अगर जाते थे उनसे मुलाकात करने, सतीश मिश्रा मुलाकात नहीं करते थे किसी ब्राह्मण से। हाँ, उनके परिजनों को, उनके रिश्तेदारों को, 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को लाल बत्ती जरूर मायावती जी ने दे दिया, यह कार्य किया समझ गया आपने जी। चलिए फिर मैं आपके पास आऊँगा। मत्सेन जी, 2007 जो ये वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो 2000 से लेकर के जब योगी मंत्रिमंडल बना तब से लेकर के 2022 आ गया, यानी लगभग 4 साढ़े 4 साल पूरे हो रहे हैं। तो आखिर इस सरकार में ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है? पिछले लगातार, और जब अभी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब ये सवाल और ज़्यादा चर्चा में आ गया कि इसको लेकर के लगातार ब्राह्मण समाज बेचैन है। आप इस बात को स्वीकार करिए कि, और ब्राह्मण समाज के मेरे तमाम लोगों से बात हुई तो उनका ये मानना है कि ब्राह्मण समाज ने अभी ये तय तो नहीं किया है कि वो किसके साथ जाएगा, यानी अभी उसने ये नहीं तय किया कि वो सपा के साथ जाएगा, बसपा के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा। लेकिन ब्राह्मण समाज ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था और 2019 में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार बनाई थी उसको लेकर के उसके बाद लगातार ब्राह्मण निशाने पर है। ब्राह्मणों का चाहे वो इनकाउंटर हुआ हो, चाहे वो ब्राह्मणों को लेकर सजा हुई हो, ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ हो, तो आखिर जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं है, ब्राह्मण परंपरागत वोट नहीं है। 1979 तक ब्राह्मण जो है जरूर कांग्रेस के साथ रहता था, तब तक उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री बने थे ब्राह्मण समाज के, लेकिन 1989 के बाद से अभी तक कोई भी ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना। बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस के साथ से ब्राह्मण हट करके जब नरसिम्हा राव के समय आपको याद होगा, तब रामलला का जो मंदिर बना था उसको लेकर के तब कांग्रेस से ब्राह्मण हटा और बीजेपी के साथ जुड़ गया कि जब रामलला का मंदिर भारतीय जनता पार्टी बना सकी, तब से ब्राह्मण बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उससे पूरी निराशा हो रही है और ब्राह्मण समाज अब बेचैन हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण जाएगा या नहीं जाएगा? राजेश जी, एक बात बहुत साफ तौर मैं कहना चाहता हूं, और वो ये, ब्राह्मणों को बारे में समझा जाता है कि वह विभिन्न दलों के उपकरण के बतौर काम करते हैं। अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि ब्राह्मणों ने कभी अपने न तो स्वार्थ को और न ही किसी दल विशेष के हित को ध्यान में रखा। जब कांग्रेस की बात थी या आज जिस दल की आप बात कर रहे हैं उसके साथ जो ब्राह्मण है वो केवल देश के हित को, सर्व समाज के हित को ध्यान में रख करके इसके साथ जुड़ा और इसका समर्थन करता है। मत्सेन जी, मैं माफी चाहता हूँ, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो सर्व समाज की बात करता है, अगर सर्व समाज की बात करता, मुझे लगता है कि ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है। अगर सर्व समाज की बात होता तो मायावती कौन सा देश हित लेकर के आई थी कि बस ब्राह्मण जो है मायावती के साथ चला गया? और ब्राह्मण समाज भी चाहता है उसे सम्मान मिले, उसे समाज में हिस्सेदारी मिले। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आखिर जो सवाल पर पूछा उसका वास्तविक उत्तर क्या है? राजेश जी, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सभी जातियों को एक साथ एक मंच पर लाने की है। विभिन्न जातियों में बांट करके जिसके लिए ब्राह्मण कहीं से जिम्मेदार नहीं है, उसने तो सनातन काल से सभी जातियों का सहयोग लेकर के अपने सारे कार्य संपादित किए और सभी कार्यकर्ता आया। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक नेता हैं, वो ब्राह्मण को उपकरण बनाना चाहते हैं। और में भी कुछ इस प्रकार के प्रयास हुए, लेकिन ब्राह्मणों ने कभी इस तरफ बहुतायत में ध्यान नहीं दिया
और ब्राह्मणों ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि जब समाज में एकता रहेगी, समाज में एकीकरण रहेगा, तो देश का बेहतर भला होगा। और आज भी ब्राह्मणों के मन में वही बात होती है, वो हमेशा सर्व कल्याण की कामना से अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और अपने दिनचर्या का समापन भी वो उसी सर्व कल्याण की भावना से, सर्वहित विनाशाय की कल्याण की कामना से ही वो किया करते हैं। मेरा अपना मानना है कि ब्राह्मणों ने कभी किसी राजनीतिक दल विशेष को ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनको गलत समझा गया, उनके उस झुकाव को गलत समझा गया। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हितों को, क्षेत्रीय हितों को, प्रादेशिक हितों को और सबसे ऊपर समाज के हितों को ध्यान में रख करके अपने वोट दिए और अपनी सक्रियता, अपनी चेतना का उसमें उपयोग किया। मेरा अपना यही मानना है। राजनीतिक दलों की अपनी भाषा होती है, चाहे आरोपों की बात आपने कही, वो राजनीतिक क्षेत्र से आरोप लग रहे हैं। ब्राह्मण समाज में भी कुछ ऐसे क्षेत्रीय नेता उभरे हैं, उनकी अपनी कामनाएं हैं, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भले इस प्रकार का, लेकिन समग्र रूप में ब्राह्मणों को जो बहुतायत में आपने बताया और जो संख्या आपने बताई, वो चाहे मतदाता के बतौर हो या सकल उनकी संख्या का प्रश्न हो, ब्राह्मणों ने हमेशा ही इस बात को ध्यान में रखा कि समाज का, सर्व समाज का किसमें हित है और उसी को ध्यान में रख करके अपना निर्णय लिया। पहले भी आजादी के बाद भी और बाद के भी दिनों में जब से जातीयता की राजनीति क्षेत्रीय उद्रेक की शुरुआत हुई, तब भी वही बात ब्राह्मण करता आया है और उसी पर चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि आने वाले चुनाव में भी ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण समाज देश के हित को, प्रदेश के हित को सर्वोपरि देखेगा और उसी के अनुसार अपना फैसला करेगा। राजनीतिक दलों की अपनी भाषाएं हैं, अपनी जुबान और अपनी आवश्यकताएं हैं, वो उस हिसाब से उस पर अपनी बात करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। श्यामल जी, मत्सेन जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज भी चाहता है सम्मान, ब्राह्मण समाज भी अपना हित चाहता है, ब्राह्मण समाज भी राजनीतिक दलों में हिस्सेदारी चाहता है। इसी को लेकर के वो अलग अलग दलों में भटकता है, कभी कांग्रेस के साथ जाता है, कभी बसपा के साथ जाता है, कभी सपा के साथ जाता है। और अगर ऐसा नहीं था तो ब्राह्मणों को फिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और 46 ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण खुश नहीं हैं। आप मेरे सवालों का आपसे सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम अधिकारी वरिष्ठ पदों पर आज ब्राह्मण समाज के बैठे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक खुद ब्राह्मण हैं, तमाम सारे लोग ब्राह्मण हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार से ब्राह्मण निराश क्यों है? उसे क्यों लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है? और आपको क्या लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों में नाराजगी है उसको विपक्ष भुना पाएगा या नहीं भुना पाएगा? अजय जी, देखिए, जहाँ तक चुनाव का मुद्दा है ब्राह्मणों को लेकर, तो ब्राह्मण अभी भी, मैं एक बार और आपसे बात हुई थी तब भी मैंने चर्चा की थी कि ब्राह्मण कभी भी ये नहीं देख के वोट करेगा कि वो भाजपा ने उसको आगे बढ़ाया, बसपा ने आगे बढ़ाया, सपा ने आगे बढ़ाया या ये दल उनको आगे बढ़ाएंगे। आप ही के सवालों में ये बात पहले से छुपी हुई है। इनकी वजह से ही बसपा सत्ता में आई, ब्राह्मण की वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई और इस समय की सरकार भी ब्राह्मण की वजह से ही चल रही है। बात जो अभी आप नाराजगी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तब हुई थी जब बिक्री कांड के बाद विकास दुबे की गाड़ी पलटाई गई थी। हम तो साफ साफ कहेंगे, पत्रकार इसलिए कहेंगे कि पलटाई गई थी, नहीं तो राजनीतिक दल होते तो यही कहते कि पलट गई थी, पलटाई गई थी। उसके बाद से एक नया परिदृश्य बनाने की कोशिश की गई है कि सरकार भाजपा से, ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। हो सकता है ब्राह्मण नाराज हो, लेकिन जहां तक हित की बात है, ब्राह्मण का अपना कोई हित नहीं है। अभी तक किसी भी ब्राह्मण के ऐसे पैरोकार नहीं बने जो ब्राह्मण हित की बात को लेकर झंडा बरदारी कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है, बसपा 2007 में जब इलेक्शन लड़ी थी बसपा और ब्राह्मणों के बल पे ही चुनाव लड़ा था, तो उस समय मुझे जहां तक लगता है कि एक दिया गया था, सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग मतलब दलित और ब्राह्मण को एक करने का एक उपाय किया गया था, जिसको ब्राह्मण ने सहर्ष स्वीकार किया था कि मीडिया और अन्य लोगों के द्वारा जो एक
दलित और ब्राह्मण के बीच में खाई बनाई गई है, जो है नहीं, बनाई गई खाई है, उसको शायद इस सरकार में ब्राह्मण के जाने के बाद पाट दी जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार बनने के बाद मायावती ने ना दलितों का भला किया, ना ब्राह्मण का भला किया। ब्राह्मण वैसे भी भला करने के लिए ना इच्छुक था, ना उसके मानसिकता से वहां गया था। तदुपरांत जब दोबारा इलेक्शन होता है, समाजवादी पार्टी के साथ ये जुड़ते हैं ब्राह्मण सभा, उनका मकसद उस समय भी यही रहता है कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। हम तो कहीं भी सेट हो जाते हैं, ब्राह्मण का ऐसा मानना है कि हम सेट हो जाएंगे कहीं भी, लेकिन हमको लेके जो प्रदेश राजनीतिक दल बना रहे हैं, उन प्रदेश से हमको बाहर जाना है। अब रही सही बात, माननीय पांडे जी से एक बात हो रही थी, पांडे जी से मैं एक सवाल करना चाह रहा था कि जिस तेजी से आज पांडे जी ब्राह्मणों के हित की बात कर रहे हैं कि ना वो भाजपा के साथ जाएगी ना सपा के साथ जाएगी, पांडे जी मुझे ये बताए कि वो सपा के साथ क्यों जाएगी? अभी 5 साल आपकी सरकार रही थी, आपने उस समय एक बार भी नहीं सोचा कि श्रवण आयोग का गठन किया जाना चाहिए? अगर ब्राह्मण इतना परेशान था जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है, तो आपने उस समय क्यों नहीं एक सवर्ण समाज का सवर्ण आयोग का गठन कराया? आपने भी उस समय कुछ नहीं किया। मायावती के शासनकाल में दलितों को लेकर जो कानून बने सवर्णों के खिलाफ, उसकी खिलाफत आपने अपने सरकार में नहीं की। आप इस समय चूंकि सरकार में नहीं है, तो इस समय आपको लगता है कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा दुखी है और ब्राह्मण के पक्ष में बात कर रहे हैं। ब्राह्मण दुखी नहीं है। ब्राह्मण इस समय यही देखने में लगा है कि देश के हित में, प्रदेश के हित में कौन सी जाएगी। आज ही मैं कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो भाजपा के साथ जाए, जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाए, जरूरी नहीं कि वो बहन जी के साथ जाए। बहन जी के साथ जाने का उम्मीद तो बहुत ही कम है। जो भी इन्होंने सिंगुबा छेड़ा था, तो जानते भी है कि इस बार का सिंगुबा उनका काम नहीं करेगा। लेकिन ब्राह्मण समाज अभी इतना प्रताड़ित नहीं है कि उसकी प्रताड़ना के नाम पर पार्टियां चुनाव करेंगी। इस बात को समझना पड़ेगा। पांडे जी, शामल जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण अभी इतना प्रताड़ित नहीं हुआ है कि वो कहीं और जाने की सोचें। आपके पास, आप ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं, आप बताइए, आपके पास आंकड़ा होगा कि इस सरकार में ब्राह्मणों का कितना उत्पीड़न हुआ है, कितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है, कितनी हत्याएं हुई हैं, आपके पास आंकड़ा है? आप बताइए। उनका कहना है कि ब्राह्मण समाज अभी इतना पीड़ित नहीं है, तो कितना पीड़ित होना चाहता है ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज के महत्वपूर्ण अंग तिवारी जी खुद ही हैं। पांडे जी, कैमरा थोड़ा अपने फेस पे। ब्राह्मण समाज के महत्वपूर्ण अंग है और विद्वान व्यक्ति है, उनको स्वयं अपने आप को समझ लेना चाहिए कितना पीड़ित है। 4.5 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में 450 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। विकास दुबे का फर्जी इनकाउंटर किया गया, मार डाला गया। उसी दुबे 1 सप्ताह पहले विवाह करके आई थी, 1 साल से वो जेल में बंद पड़ी है। उसका केवल यही दोष था कि अमर दुबे की पत्नी है, वो कहां से दोषी है, उसके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? माननीय योगी जी की सरकार खुशी दुबे को लेकर के क्यों इतना ज्यादा अन्याय अत्याचार उसके साथ कर रही ब्राह्मण के साथ? ब्राह्मणों की हत्याएं रायबरेली में एक साथ, इलाहाबाद में, हाथरस में, गोरखपुर में, बनारस में, बांदा में, बिजनौर में जो ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं इस सरकार में, अब ब्राह्मणों के खिलाफ फर्जी मुकदमे किए गए हैं, ब्राह्मणों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए हैं। अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो क्षेत्र पंचायत मेंबर या जिला पंचायत मेंबर जीते थे चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट जबरन दिलाने के लिए उनको कौन फर्जी मुकदमों में फंसाया गया। अब ब्राह्मण को क्या चाहते हैं कि ब्राह्मण धरती से नामूद कर दिया जाए, तो ब्राह्मण का उत्पीड़न माना जाएगा? ब्राह्मण का उत्पीड़न इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, बता दीजिए हमको। ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, हर जगह ब्राह्मण टारगेट किए गए। तिवारी जी क्षमा कीजिएगा, अगर आप जैसे विद्वान व्यक्ति अब भी महसूस नहीं कर रहे हैं, आज ब्रजेश मिश्रा के घर पर आयकर का छापा पड़ गया, कल राजेश जी के घर पर आयकर का छापा पड़ जाएगा, आपके घर पर भी पड़ जाएगा। प्रकाश जी, आप बोलेंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्रजेश मिश्रा ब्राह्मण है इसलिए उनके घर पर आयकर का छापा पड़ गया है? निष्पक्ष पत्रकार है, ब्राह्मण है, दोनों है, इफेक्ट रहा है। वो आवाज बुलंद करते हैं। श्यामल जी, आप जवाब नोट कर लीजिए, आपकी बारी है तो आप जवाब दीजिएगा, आप सवाल नोट कर लीजिए।
हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अगर उत्पीड़न किया जा रहा है तो इससे ज्यादा खतरनाक घटना और क्या हो सकती है? आप बता दीजिए हमको जरा। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसके साथ इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है इसलिए कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम पत्रकारिता न करें, हम जनता की सही आवाज को बुलंद न उठावें, हम जनता की आवाज को शासन तक न पहुंचावें। पांडे जी इमरजेंसी के बाद ये शायद देश का पहला मौका है जब किसी मीडिया संस्थान में छापा पड़ा है इनकम टैक्स का। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अब माननीय तिवारी जी चाहे माननीय प्रभाकर जी, आप लोग भी महसूस कीजिए इस बात को। ब्राह्मण केवल ब्राह्मण की बात नहीं है, कई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधे सीधे हमला किया गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ निष्पक्ष कार्य न करने पावे। नहीं पांडे जी, आप एक बात का जवाब दीजिए ना। मैं बहुत नई बात आपको बता रहा हूँ। मैं भी आपके माननीय जो अखिलेश जी हैं इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 बार मैं गया, अब जाने का मन नहीं करता है। कारण ये जानते क्या है, अगर अखिलेश जी के खिलाफ कोई सवाल कर दीजिए तो सीधे कहते हैं कि आप तो बिके हुए पत्रकार हैं। और दूसरी चीज, ब्रिजेश जी के यहीं से छापा नहीं पड़ा। ब्रिजेश जी का इनकम टैक्स का छापा पड़ा सर। इनकम टैक्स की चोरी करेंगे छापा पड़ा, ये तो अभी जांच का विषय है। बिना जांच किए आप लोग बोल रहे ये अलग बात है। सबसे बड़ा मीडिया का समूह है भास्कर समूह, उस पर भी तो छापा पड़ा है, वो भी क्या ब्राह्मण है? मान्यवर ब्राह्मण की बात तो है, लेकिन हमारे सवाल कहने का मतलब ये है चलिए मुद्दे से श्यामल जी मुद्दे से मत भटकिए, सिर्फ इसी पे रहने दीजिए। ब्राह्मण पे आज ब्राह्मण पे फोकस करिए। अब आपने इनको ले लिया, मिश्रा जी के ऊपर इनकम टैक्स को ब्राह्मण से जोड़ दिया। अब किसी भी ब्राह्मण पर अगर इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा तो वो हो गया कि इस समय सरकार उसकी विरोधी है, इसलिए डाल दिया। अभी नहीं, मैं तो ये कहूंगा ब्राह्मण का उत्पीड़न किया जा रहा है सच्चाई में, चाहे पत्रकार ब्राह्मण हो चाहे नेता ब्राह्मण हो। श्यामल जी 1 मिनट, श्यामल जी बात खत्म हो जाने दीजिए। नहीं प्लीज, हाँ पांडे जी मैं आपकी बात, श्यामल जी बात नोट कर लीजिए, जब आपका जवाब आए तब आप नोट करिएगा। श्यामल जी अपनी बात नोट कर लीजिए, आपकी बारी आए तब बोलिएगा। हाँ पांडे जी बात अपनी पूरी करिए। मैं तो यही कह रहा था कि जो भी निष्पक्ष कार्य करेगा, चाहे पत्रकारिता क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या अफसरशाही के क्षेत्र में हो, अगर निष्पक्ष ढंग से कार्य करेगा, जहां सरकार की आलोचना होगी, वहां आरपी सिंह जैसे, एसपी सिंह जैसे जो आईएएस अधिकारी थे, उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज कराए गए हैं सरकार द्वारा। सूर्य प्रकाश सिंह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए हैं। खाली एक जात का सवाल नहीं उठा रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया जगत हो। पांडे जी अगर आप पांडे जी एक सवाल, दुर्भावना से ग्रस्त होकर के कार्रवाई करेंगे तो मैं उसकी आलोचना करूंगा, पांडे जी लड़ाई लड़ूंगा। पांडे जी एक सवाल छोटा सा, बहुजन समाजवादी इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि वो 100 ब्राह्मणों को टिकट देगी। आपकी पार्टी कितने ब्राह्मणों को टिकट देने जा रही है इस बार चुनाव में? देखिए अभी हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी तब तय होगा, हम इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं जी। जो आप पूछ रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी में कोई न पार्लियामेंट्री बोर्ड है न उनकी कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव है। वहां जी सर्वे सर्वा हम जो चाहे घोषित कर दें। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से कार्य होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी, तो कोई निर्णय होगा। अभी हम इसमें नहीं आपको कुछ कह सकते हैं कि कितना टिकट दिया जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ब्राह्मण समाज के मांगों को जितना ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में माना गया है, पूरा किया गया है, ब्राह्मण हितों का ध्यान रखा गया है, उतना न किसी सरकार में नहीं रखा गया। मत्स्यन जी जो ब्राह्मणों की राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उसको आपको क्या लगता है कि जो ब्राह्मणों को लेकर के सियासत हो रही है, क्योंकि जितने भी ब्राह्मणों की सियासत होती है वो चुनाव के पहले होती है, और आपने देखा होगा चूंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने देखा होगा जब भी ब्राह्मण समाज के लोग सरकार में आ जाते हैं, चुनाव में आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, खाली मैं पांडे जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पांडे जी भी जब सत्ता में आ गए थे, मंत्री बन गए थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों का कितना हित किया वो खुद जानते होंगे। अभी ब्रजेश पांडे, 1 मिनट पांडे जी 1 मिनट, पांडे जी 1 मिनट, हमारी बात सुन लीजिए आप जी। मैं मंत्री रहते हुए 30 मार्च 2016 को
सवर्ण आयोग के गठन के लिए अपनी सरकार के खिलाफ गांधी प्रतिमा लखनऊ को धरने पर बैठा। अरे सर हो नहीं पाया ना, आप बैठे धरने पर, अपनी सरकार के खिलाफ बैठे, मुझे पता है। दुर्भाग्य रहा, नहीं हो पाया जी, मैं बैठा अपना काम मुझे जी पता है, अच्छी बात है। आप मैं मसेन जी से सवाल ले रहा हूं। तो मसेन जी, चाहे अभी आपने देखा ब्रजेश पाठक हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में तो 56 विधायक ऐसे हैं जो है ब्राह्मण है, लेकिन वो सब जैसे ही जो है मंत्री बनते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, लोकसभा में पहुंच जाते हैं, वो ब्राह्मण समाज को भूल जाते हैं। आखिर ये कैसी वो है विडंबना कि और कोई समाज का नेता आता है तो अपने समाज का भला करता है, लेकिन ब्राह्मण समाज का नेता जैसे ही वो ब्राह्मण समाज का पूरा चलाता है। जितेंद्र प्रसाद को आपने देखा पिछले 4 साल से वो ब्राह्मण समाज को लेकर के मंच चला रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आए वो मंच खत्म हो गया। जैसे वो भारतीय जनता पार्टी आए, यानी ब्राह्मण समाज की सारी समस्याएं का निदान हो गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का जैसे ही कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में आता है, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, जो गंगा जल से नहा के शुद्ध होकर के लिया जाता है। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी में आपका, जैसे चूंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोग अपने समाज से कट क्यों जाते हैं सत्ता में आने के बाद? भले वो उसकी सियासत करें, उसका वोट हासिल करें, उसकी समस्याओं को गिनाएं, सरकार में आ गए तो ब्राह्मणों को भूल गए। एक बात अनुरोध करना चाहूंगा, और वो इस बात पर ध्यान दीजिए कि ब्राह्मणों ने कभी, मैंने यही बात तो शुरू से बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने विशेष हितों को ध्यान में रख करके, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के हित को ध्यान में रखकर कोई कार्य नहीं किया। अपवाद हर जगह होते हैं, वो पांडेय जी के रूप में हो सकते हैं, आपने जो बसपा में सतीश मिश्रा की बात कही उनकी बात हो सकती है, लेकिन उस दौर में भी जब एक दर्जन 14 मुख्यमंत्री इस देश में ब्राह्मण हुए, तब भी उन्होंने ब्राह्मण समाज के हित में, ब्राह्मणों के हित में किसी प्रकार का विशेष कार्य नहीं किया। वो सर्व समाज को हमेशा महत्व देता है, सर्व समाज के हित को हमेशा महत्व देता है, और वो सरकार का अंग स्वयं को मानता है, और सरकार का जो है। मसेन जी, आप सर्व समाज की बात छोड़ दीजिए, सर्व समाज की बात देखिए, मैं भी 30 साल से पत्रकारिता में हूँ, आप भी जानते हैं, आप मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, कोई सर्व समाज की बात नहीं होती। हर समाज, मैं आपसे बार बार ये कहूँ, ब्राह्मण समाज चाहता है। आप मुझे बताइए ब्राह्मण समाज क्या चाहता है, कि अगर कोई सरकार बने तो ब्राह्मण समाज क्या चाहता है, और ब्राह्मण समाज के नेता मंत्री बनने के बाद अपने समाज से कट क्यों जाते हैं? राजेश जी, नेता कभी ब्राह्मण वोटों से नहीं जीता है। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के नाम पर, नेतृत्व खुद पांडे जी बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के लिए चुनाव जीता और मंत्री हुए? मैं केवल सीधी से बात कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण जिस सम्मान की बात कहता है, जिसके लिए वो सुपात्र है, वह हमेशा, आप देखिए किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा महत्व मुख्यमंत्री का और उसके बाद मुख्य सचिव का होता है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के बाद मुख्य सचिव लगातार इस सरकार में ब्राह्मण समाज का है। सम्मान की अगर बात करते हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कितने पक्षधरता की कोई बात है। आपने देखा कि पुलिस प्रमुख भी थोड़े दिन तक जो है कितने दिन तो ब्राह्मण समाज का रहा। शासन के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर जो सुयोग्य हैं, उन ब्राह्मणों को कार्य का अवसर दिया गया है, और जो अयोग्य हैं उनको हम प्रतीक नहीं मानते हैं। लेकिन दूसरे दल जो है, जो प्रतीकों की राजनीति किया करते हैं, वो ब्राह्मणों को भरमाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे पांडे जी की पार्टी हो या पांडे जी जिसको अपनी मुख्य विरोधी पार्टी मान करके चल रहे इस समय, उस पार्टी का प्रश्न हो या कांग्रेस हो, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि सत्ता दल में भी, वर्तमान सत्ता दल में भी एक वर्ग ऐसा है जिसको मैं पाता हूँ कि वो ये महसूस करता है कि प्रतीकों की राजनीति से जो है ब्राह्मण समाज, ये सर्व समाज का हित हो सकता है, सरकार का हित हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, और वह ये है कि ब्राह्मण स्वयं ये महसूस करता है कि प्रतीकों की राजनीति से राजनीति नहीं हो सकती। इसीलिए ब्राह्मण हमेशा उन चीजों को महत्व देता है। आज भी ब्राह्मण समाज के बीच से जो आवाजें उठ रही हैं, वो गांव को सुधारने की, गाय को सुधारने की, गंगा को सुधारने की और गीता को सुधारने की बात हो रही है।
इनके संरक्षा और सुरक्षा की बात हो रही है। मत्स्येन जी, संस्कृति कांग्रेस के मत्स्येन जी, आपकी बात प्रभाकर जी हो रही है। मत्स्येन जी, कांग्रेस के नेता मत्स्येन जी, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए। पांडे जी एक मिनट, कांग्रेस के नेता खुद आप कह रहे हैं ब्राह्मण समाज नहीं मांग कर रहा, कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री हो। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लखनऊ में 108 फीट की परशुराम प्रतिमा लगनी चाहिए। ये सब ब्राह्मण समाज की मांग है। बहुजन समाजवादी पार्टी में सतीश मिश्रा खुद ब्राह्मणों को लेकर के निकल पड़े हैं कि ब्राह्मणों को मनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार फिर से किया जा रहा है। ब्राह्मणों को साधने के लिए तमाम पैतरेबाजी चल रही है। सारे लोग ब्राह्मणों की तरफ भाग रहे हैं और ये सब ब्राह्मण समाज के लोग ही कर रहे हैं। तो और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं चाहता है, वो किसी का वोट बैंक लेके नहीं जीतता है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या 11% 12% के आसपास है, लेकिन ये सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज एक ऐसा होता है जो माहौल बनाता है। ब्राह्मण जो है कुल मतदाताओं का 17.8% है, 17.8% मान लीजिए, लेकिन आप सकल दीदी है, महापात्र है, ये सारे ब्राह्मणों का जोड़ियन है। लेकिन ये समाज ऐसा है जो ब्राह्मण समाज ऐसा है जो माहौल बनाता है, तो आप ऐसे कैसे इनकार कर सकते हैं मत्स्येन जी? मतदाताओं का हाँ जी मत्स्येन जी, उचित साझेदारी चाहिए राजनीति में और सत्ता में दोनों। मत्स्येन जी बोलिए आप। साझेदारी जहां मिलेगी हम उसी के साथ देंगे, हम उस पीड़ा को नहीं बर्दाश्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारी बड़ी तादाद है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो वर्तमान सरकार है तो क्यों नहीं तमिलनाडु की तरह हमको 10% रिजर्वेशन देती है ब्राह्मणों को। जयललिता ने अगर दे दिया 10% तो उत्तर प्रदेश में देने की क्या दिक्कत है? अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है पांडे जी, सभा आयोग का गठन कर दिए हैं तो उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक है। पांडे जी मेरा सवाल मत्स्येन जी से है। मत्स्येन जी, तो सभा आयोग क्यों नहीं बनाया जा सकता है? मत्स्येन जी बोलिए आप। हाँ, एक बात पर ध्यान दीजिए और वो ये है कि जो वर्तमान सरकार के बारे में आप एक बात कह रहे हैं, ये विभिन्न बातें जो राजनीतिक हैं उनके प्रवक्ता जाने, इनके लिए उनके प्रवक्ता होते हैं, उनके अपने स्पोक पर्सन होते हैं, वो अपनी बातें कहें जाने। लेकिन मैं एक चीज बहुत निष्पक्ष तौर पर जानता हूँ कि पिछले 3 सालों के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रिजल्ट आप देख लीजिए और आप देखिए कि उसमें किस तरीके की बात हुई। आपके पार्टी की अभी इसके पहले जो सरकार थी उसने एक अरे माननीय सरकार में नियुक्तियां ही नहीं हुई, सारे रिजल्ट धर्म लटके हुए हैं, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है, इम्तिहान स्थगित कर दिए जा रहे हैं। ये तो सरकार की देन है। आप निष्पक्ष व्यक्ति हैं, आपको किसी का पक्षधर नहीं होना चाहिए, आप निष्पक्ष बात कीजिए। आपसे पक्षधरता की उम्मीद नहीं है, आप एकदम निष्पक्ष बोलिए। प्रभाकर जी निष्पक्ष बोलिए, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप निष्पक्ष विवेचना करेंगे, किसी पार्टी विशेष की विवेचना मत करिए, निष्पक्ष विवेचना कीजिए। हमने तो भर्ती किया और जनता किसी बिरादरी की रही हो, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता भर्ती हुई हमारे सरकार में, लेकिन इस सरकार में भर्तियां ही नहीं हो रही है और 1000 लोग तो धरना दिए हैं इस समय भी उत्तर प्रदेश में, बेचारे मर रहे हैं, खाने बदल रहे। एक तरफा एक प्रसारण हो, हमें अपनी बात को कहने दीजिए ना। जी पांडे, मत्स्येन जी बोलिए आप। केवल ये कह रहा हूँ, आपके सुनने का संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। मत्स्येन जी बोलिए आप। राजनीतिक हितों को आप अपने साधिएगा, ये राजनीतिक हितों को साधने के लिए मंच नहीं है। जी मत्स्येन जी बोलिए आप। नहीं, राजनीति पर आपने बोला है तो मुझे बोलना पड़ा है। जब तक आप निष्पक्ष बोल रहे थे मैं नहीं बोला हूँ। जब आप राजनीतिक बात बोले हैं, एक पार्टी की पक्षधरता किए हैं तो मेरी मजबूरी है कि मैं बोलूं। मैं पक्षधरता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन समग्र हितों की बात अब भी कर रहा हूँ जिनसे जहाँ से मैंने अपनी बात की शुरुआत की है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल वर्तमान सरकार क्या कर रही है ये आप बखूबी कह चुके हैं। आपका अपना मत है, आपका अपना दृष्टिकोण है, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यों के बारे में अगर प्रश्न है तो जो मेरी अपनी दृष्टि है उस पर मुझे अपना मत तो आप रखने देंगे ना, हमें अपना विचार तो रखने देंगे ना। मेरा अपना विचार ये है और मेरे पास इस बात की पर्याप्त सूचनाएं हैं, प्रमाणित सूचनाएं हैं कि सरकार ने किस हिसाब से काम किया। आपने अभी बात किया 450 ब्राह्मणों की हत्या हुई। पांडे जी आप एक बात ध्यान दीजिए,
क्या ब्राह्मण इतना कमजोर है? जिस रोज 450 ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, क्या धरती फट जाएगी? आप इस बात पर गौर करिए। और वही समय धरती फटने का ही समय आ गया है। राजनीतिक भाषा के ब्राह्मण जो है चाणक्य और भगवान परशुराम और महर्षि भृगु के रास्ते पर चलेगा ब्राह्मण। मत्स्येंद्र जी, धरती फटने का ही समय आ गया है। ब्राह्मण अगर शादी कराता है तो पिंडदान भी ब्राह्मण ही कराता है, वही समय आ गया है। मत्स्येंद्र जी पांडे जी के पास उन 450 लोगों की सूची है, उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई है, जिन 450 लोगों की हत्या हुई है इसी 4.5 सालों में। राजेश जी, क्या आप इस बात से पूरी तरह परिचित हैं और क्या आप इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वो हत्याएं हुई हैं? ये तो उनकी सूची बता रही है सर। नहीं, उनकी सूची बता रही है, क्या वो एक एफिडेविट के साथ अपनी सूची हमें भी उपलब्ध कराएंगे? प्रभाकर जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अगर इस सरकार के आप पक्षधर हैं तो कृपया करके 4.5 वर्ष से अधिक कार्यकाल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उनसे कहिए कि ब्राह्मण हत्याओं पर एक श्वेत पत्र जारी करें। उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरी मांग कि ब्राह्मण उत्पीड़न पर, ब्राह्मण हत्याओं पर एक श्वेत पत्र जारी करे उत्तर प्रदेश की सरकार। अगर निष्पक्ष नहीं करती पांडे जी, सरकार हत्याएं नहीं कराती, कानून व्यवस्था अपना काम करती है, उसका अपना तरीका होता है। उनका है कि सरकार के रीति पे हत्याएं होंगी, उस सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न लगेगा। नहीं, बिल्कुल रूप से चिन्ह आप लगा रहे हैं, लेकिन ये ब्राह्मण समाज में प्रश्न नहीं पैदा हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज हर चीज को जानता है, उसने अपने लोगों को बहिष्कृत किया है, अपने मान्यवर सब जानता है, इसीलिए अब की बार पिंडदान करेगा ब्राह्मण। सब जान चुका है ब्राह्मण, कितना उसमें हुआ ब्राह्मणों का, ब्राह्मण जान चुका है। मान्यवर खुद ही फैसला सुनाने लग जाए, मान्यवर जान चुका है ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण तैयार आपकी बार फैसला सुनाने को। अपनी जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न और हत्याएं हुई हैं, उसका जवाब हम बैलेट पेपर के माध्यम से देंगे 2022 में। हम तैयार बैठे हैं। आप दे देंगे, लेकिन आपके मत से क्या होगा? मतदाता क्या करने जा रहा है, उसके मत को आपने हम भी तो मतदाता है मान्यवर, ब्राह्मण समाज भी तो मतदाता है, किसको मतदाता से अलग करते हैं आप? श्यामल जी, ब्राह्मण इसके पूर्व देख चुका है, 2012 में भी देखा उसने एक हद तक, और उसके पहले 2007 में भी बखूबी देख चुका है। ब्राह्मण 2017 से 2021 तक के ब्राह्मण देखा है, इसको भी जोड़िए। इसको नहीं कहेंगे आप कि 2017 से 2021 भी देख रहा है ब्राह्मण, एक नेता, इसको भी कहिए। श्यामल जी, नेता ने दावा किया था, आप भी तो कहिए कि कृपया देख रहा है ब्राह्मण 2017। पांडे जी, मत्स्येंद्र जी, कृपया श्यामल जी तक आने दिए। श्यामल जी, ये ब्राह्मणों का जो उत्पीड़न का लगातार बात चल रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये सवाल और बड़ा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में नहीं देश में ब्राह्मण किनारे आ गया है। ब्राह्मणों के जो राजनीति की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे खारिज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया है उसमें एससी और ओबीसी दोनों पर केंद्रित रहा है। सिर्फ एक ब्राह्मण अजय मिश्र टेनी को बनाया गया है, वो भी राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय मिश्र टेनी को लोग ब्राह्मण नहीं जानते क्योंकि अजय टेनी ही वो लिखते हैं, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब लोगों को पता चला कि वो ब्राह्मण है। अजय मिश्र टेनी उसमें लिख के आया, लेकिन आप उनके नाम की अगर आप उनके घर गए हो लखीमपुर में तो आप देखा होगा उनके नाम की पट्टी में अजय टेनी लिखा हुआ है, तो लोग ये भी नहीं जानते थे, लेकिन अब उनको बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों के साथ जिस तरह की चीज़ें हो रही वो आप समझ रहे हैं। खुशी दुबे लगातार एक साल से उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी अब सियासत कर रही है। बसपा ने भी कहा है कि वो उसकी न्यायिक लड़ाई लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में ये बात सही है, भले इसे आप स्वीकार करें, इसके लिए खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ है, वो लगातार एक साल से जेल में है बिना किसी दोष के, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। अब जब चुनाव करीब आ गया है तो सारे लोग ये बता रहे हैं कि हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो चुनाव आते आते सारे दल ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ब्राह्मणों को सोच समझने जाना चाहिए। ब्राह्मण अभी तय नहीं कर पाए, लेकिन ब्राह्मण क्या सोच रहा है, ब्राह्मण के मन में क्या है, वो किसके साथ खड़ा होगा, सपा के साथ, बसपा के साथ, या फिर भारतीय जनता पार्टी से। अभी आप पहले ही हालांकि स्वीकार कर चुके हैं कि ब्राह्मण अभी इतना पीड़ित नहीं हुआ है, तो आखिर ब्राह्मण कितना पीड़ित होना चाहता है?
अरे ब्राह्मण के पीड़ा पे जो चर्चा हो रही है उसका कोई पैमाना है क्या? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जितने भी कौम हैं, जातियां हैं, जिनके साथ जब भी उत्पीड़न होती है तो सड़कों पर उतरती है। इधर कुछ सालों से आप मुझे एक सूचना अवगत कराने की कृपा कीजिएगा कि कभी कोई ब्राह्मणों का गुट सड़क पे उतरा क्या कि उनके साथ उत्पीड़न हो रही है, उनके 450 ब्राह्मण मार दिए गए, उनके घरों में गिरा दिया गया है, या जो कुछ भी आरोप लग रहे हैं। मैं पहली चीज तो पांडे जी को बहुत अच्छी तरीके से बता दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पैरोकार नहीं हूँ, इसलिए मुझे जो भी टोकिएगा इस बात को नहीं, इस बात को सुनकर टोकिएगा कि मैं उनका पैरोकार नहीं हूँ। लेकिन मान्यवर, आप साथ भूल रहे हैं कि 2012 में जब आपकी सरकार बनी थी, 2012 से 2017 तक आप ये मानेंगे ना कि ब्राह्मणों के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। वो इसको मान रहे हैं। उस सरकार से खिन होने के बाद ही वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए हैं, ये भी आप मानेंगे। और रही बात, अभी आपने नियुक्तियों पर बहुत तेजी से बात कही थी, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से बताऊं। बहुजन समाज पार्टी के जमाने में 2011 में टीटी का एक एग्जाम हुआ था, जिसके माध्यम से नियुक्ति होनी थी। सरकार चली गई, नियुक्ति अधर में लटक गई, एकदम आखिरी समय में वो नियुक्ति होनी थी। आपकी सरकार आई मान्यवर, मैं आपको बताऊं, उस समय टीटी में 2,30,000 बच्चे पास हुए थे टीटी से, जिनकी टीटी के माध्यम से नियुक्ति होनी है। आपकी सरकार आई और उस सरकार ने उस नियुक्ति पर रोक लगा दी और उसके प्रत्यावेदन का एक सिलसिला चालू कर दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा मान्यवर कि प्रत्यावेदन, जहां सिर्फ टीटी 2.5 लाख बच्चे पास, 2,30,000 बच्चे पास थे, प्रत्यावेदन 6.5 लाख गया और 6.5 लाख प्रत्यावेदन स्वीकार हुए। वो कैसे हुए? वो क्या ब्राह्मण की वो थी कि वो ब्राह्मण उसको सही करता? आप नियुक्ति पे बात करते हैं, नियुक्तियों के मामले में जितनी धांधली समाजवादी पार्टी में हुई है उतनी धांधली तो किसी सरकार में नहीं हुई अब तक। ये तो रिकॉर्ड है। हम भारतीय जनता पार्टी के मामले में ये कह सकते हैं कि इस समय नौकरी नहीं है, इसके लिए हम उनको लक्षित कर सकते हैं, परिलक्षित कर सकते हैं। लेकिन आपके समय में जो पहले से नियुक्तियां थी, उन नियुक्तियों में इतनी गड़बड़ी फैलाई गई और हर तरफ यादव यादव यादव। यूपीएससी में देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक उठा के देखिए, उस समय आपने कभी ब्राह्मण की आवाज नहीं उठाई क्योंकि आप सरकार में थे। आज आप सरकार में नहीं, आपको सरकार ब्राह्मण चोटिल लग रहा है। ब्राह्मण चोटिल होता पांडे जी ना, तो ब्राह्मण सड़क पे उतर के अपनी आवाज बुलंद कर रहा होता। आज ये ब्राह्मण सड़क पे नहीं है। ब्राह्मण इस बात से नहीं चोटिल होता कि विष्णु कांड में विकास दुबे की हत्या कर दी गई। विकास दुबे जैसे लोगों को तो चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देना चाहिए, मेरे जैसा ब्राह्मण ये कहता है। आप नहीं समझते, जब पुलिस कर्मियों की हत्या हुई थी, वो किसी के बच्चे नहीं थे, किसी के पति नहीं थे, किसी के पिता नहीं थे। ऐसी विपद घटना के बाद भी क्या विकास दुबे को कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता? नहीं, बिल्कुल श्यामल जी, विकास दुबे जैसे लोगों की हत्या हो जाती है तो ब्राह्मण। श्यामल जी, आप जिस तरह का सवाल उठा रहे हैं, ये श्यामल जी नहीं, श्यामल जी, आप गलत सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था पर आपको न्याय व्यवस्था नहीं, आप सड़क पे खड़े होकर गोली मारेंगे, ये सऊदी अरब का कानून नहीं है। यहाँ पर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। नहीं, गलत बात कर रहे हैं, नहीं गलत बात कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं राजेश जी, हम और आप ये चिल्ला के कह रहे हैं ना कि ये गैर कानूनी तरीके से आप बिल्कुल गैर कानूनी हुआ है, बिल्कुल गैर कानूनी हुआ है। समाजवादी पार्टी ने तक प्रूफ किया, क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? विकास दुबे को कानूनी तरीके से मार दिया गया। आके आप टीवी पर बैठ के कुछ भी कहिए कि ब्राह्मण आते, आप लड़ाई लड़े क्या विकास दुबे के लिए कि उसको सड़क पर मार दिया गया? नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसको सड़क पे खड़े होकर गोली मार देना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लड़ाई देखिए, ये और हम लोगों ने न्यायपालिका में भरोसा करना चाहिए। न्यायपालिका जो सजा देती है मंजूर होता। आप सीधे गोली मार देंगे। पांडे जी एक मिनट, आप अभी न्याय की व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, तो खुशी दुबे अगर इस समय क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं, क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, हमारे नेतृत्व में डेलीगेशन जो है मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा करके मिल करके कि खुशी दुबे को रिहा किया जाए। अरे आप कोर्ट क्यों नहीं गए भाई? आप कोर्ट क्यों नहीं गए कि खुशी दुबे? हम कोर्ट क्यों जाएंगे? हम जनता हम कोर्ट क्यों जाएंगे? हमको कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? हम कोर्ट क्यों जाएंगे? जनतंत्र में हम सीधे सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री से मिले, हमने मांग किया, फिर खुशी दुबे को तत्काल रिहा किया जाए। पांडे जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो उसको सड़क पे आना चाहिए ना सर।
अरे सड़क को तो बार बार ब्राह्मण उतर रहा है, कितना ब्राह्मण तो सड़क को उतारेंगे, सड़क पर तो ब्राह्मण बार बार उतर रहा है, बार बार धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसकी बात तो सुनी जाए। जो तुम्हारी बात ही नहीं सुनी जाएगी, जब जनतंत्र में जो है विपक्ष की बात सुनाई नहीं जाएगी, विपक्ष को धता बता दिया जाएगा, तो क्या करेगा ब्राह्मण? अब बता दीजिए हमको, ब्राह्मण का उसने खाली किया जा रहा है सरकार में। जब आप इस बात को तो मान रहे हैं ना कि इलेक्शन आते ही खुशी दुबे का केस लड़ने के लिए सतीश मिश्रा तैयार हो गए, इससे पहले क्या उनको पाबंदी की गई थी? क्या क्यों केस लड़ रहे हैं? मैं आपको पहले भी पांडे जी पार्टी का तैयार हो गए, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। हम लोग बहुत पहले उनकी गिरफ्तारी के 1 महीने के अंदर जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनके आवाज पर इस मामले में ज्ञापन दिए थे कि उनको रिहा किया जाए, पांडे इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। पांडे जी, चूंकि समय कम है चर्चा का, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का समय बचा है, मैं एक अंतिम आपसे जानना चाहता हूं सवाल। पांडे जी, 2022 का चुनाव है, 2 सवाल हैं आपसे। एक तो कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण विमुख कम हुआ है, थोड़ा कंक्लूड करके बताइएगा, और दूसरा 2022 में समाजवादी पार्टी के पास ब्राह्मणों के लिए क्या है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण इसलिए विमुख हुआ है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न जितना इस सरकार में बढ़ा है उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। ब्राह्मणों की निर्मम हत्याएं जितनी सरकार में हुई है किसी सरकार में नहीं हुई। ब्राह्मणों को निर्देश जितना जेल भेजा गया इस सरकार में उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। और ब्राह्मणों के साथ राग द्वेष की भावना से कार्य किया जा रहा है। ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण को इस सरकार से बड़ी अपेक्षाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ब्राह्मणों को न्याय मिलेगा, इससे ब्राह्मण ने वोट किया था। लेकिन माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गठन के तुरंत बाद पहले कैबिनेट मीटिंग में भगवान परशुराम की जयंती को निरस्त कर दिया गया। अवकाश जो दिया गया था समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा, वो अवकाश निरस्त कर दिया गया। सबसे पहला निर्णय हुआ था कैबिनेट मीटिंग में। इसलिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से, जो भारतीय जनता पार्टी ने सिलसिलेवार 4.5 सालों तक ब्राह्मणों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाया है, इससे ब्राह्मणों से नाराज। समाजवादी पार्टी का तय मत है निश्चित रूप से, जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सबको, 10 लाख हम नौकरियां जिस दिन शपथ ग्रहण करेंगे, हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, 10 लाख लोगों को रोजगार का हम व्यवस्था करेंगे। हम पूरा बेरोजगारी भत्ता लागू करेंगे, चालू करेंगे, जो बेरोजगार उनको बेरोजगार भत्ता दिया जाए। हम समाजवादी पेंशन योजना पुनः लागू करेंगे और सभा आयोग का गठन भी अखिलेश यादव की सरकार ही कर पाएगी उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार नीतीश जी ने किया उसी प्रकार अखिलेश जी करेंगे। सभा आयोग भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी, सभा आयोग का गठन हम ही करेंगे और भगवान परशुराम की जयंती सार्वजनिक अवकाश भी हम ही कराएंगे। फिर अमर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा की स्थापना विधान भवन के सामने समाजवादी पार्टी ही कराएगी। समाजवादी पार्टी को जब जब मौका मिला है तो जनेश्वर मिश्रा जी से लेकर के ब्रजभूषण तिवारी तक और उसके बाद जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, चाहे ब्रह्माशंकर त्रिपाठी हो चाहे माता प्रसाद पांडे जी हो, सबको मौका समाज के लिए कार्य करने का, सब समाज को एकजुट करके जोड़ने का सरकार ने हमेशा अवसर दिया समाजवादी सरकार ने। चलिए ठीक है। और समाजवादी पार्टी से ही लोगों की अपेक्षाएं हैं, विशेषता ब्राह्मण समाज की अपेक्षा है वो जो 5 सालों में अखिलेश जी की सरकार ने किया हम लोगों के लिए, इससे अपेक्षाएं हमारी बढ़ गई। ठीक है, मायावती की सरकार को हमने देखा। ठीक है सर, समय मेरे पास कम है, बाकी सर समय मेरे पास कम है। श्रीवास्तव जी की केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमको उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ब्राह्मणों को काट दिया गया। अरविंद शर्मा बेचारे वैसे बना गया है, इस्तीफा दे करके फिर वो मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं और बेचारे रोज प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे वो भाजपा के हैं, वो बनाए या ना बनाए, आपकी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? छोड़िए सर उनको, वो उनकी पार्टी है, उनको छोड़ने दीजिए। हमारे समाज के तो हमने आपका सवाल पूछ लिया बस। नहीं, हमने आपसे जो पूछा वो आप अपनी बात बताइए। पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी बात रख दिया
धन्यवाद। मैं रख दूंगा। धन्यवाद। मत्स्येन जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ब्राह्मण उत्पीड़न का आरोप लग रहा है, और ब्राह्मण लगातार, मैं आपसे बार बार यही सवाल पूछ रहा हूं, और अब जो है आप देख रहे हैं पिछले दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 महीने से बहुत उठापटक चल रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर के और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, दोनों के बीच में तमाम तरह के सवाल, तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे, रोज़ पढ़ भी रहे होंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है और सरकार और संगठन के बीच में तलवारें खिंची हुई हैं, संघ को लेकर के आने पड़ा, और मुख्यमंत्री के बीच में बैठ करके जिस तरह पहली बार डिप्टी सीएम के घर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, अरविंद शर्मा को लेकर के तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद शर्मा को ही नहीं डिप्टी सीएम बनाया गया, कोई मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई, अभी तक डिप्टी सीएम नहीं बना पाया है। और अभी जब बैठक हुई तो सबसे बड़ी बात, जो अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक से एक दिन पहले जो बैठक हुई, उसमें केशव मौर्य को पार्टी ने बुलाना भी नहीं समझा उनको, और उसके पहले जब मुख्यमंत्री उनके घर गए तो वो स्टूल में बैठे हुए थे। उसके पहले आपको बता दूं कि जितने भी चीज़ें उठ रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में ये एक सवाल लगातार उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक जाति के लोग ऐसे हैं, आप समझ रहे होंगे जिस तरह मैं कह रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं के लोगों को तरजीह दी जा रही, उसके अलावा बाकी किसी को नहीं। ये सवाल तब भी उठा था जब ओपी सिंह के लिए 1.5 महीने से ज़्यादा डीजीपी की सीट खाली रखी गई थी कि ठाकुर डीजीपी ही होगा। उत्तर प्रदेश से जितने भी लोग हैं सब इसी जाति समाज से जुड़े हुए हैं, इसी को लेकर के ब्राह्मण समाज में बेचैनी है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बेचैनी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ने वाली है? राजेश जी, ब्राह्मण समाज में जिस बेचैनी की बात आपने कही है, आवाज कहाँ से आई? इस समाज से आवाज उठी क्या? भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मण समाज के लोग ही सवाल उठा रहे हैं सर। मेरी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं जो ब्राह्मण समाज से जुड़े हैं, मेरी उनसे नितांत व्यक्तिगत बातचीत हुई तो उनका खुद मानना है कि वो ब्राह्मण समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं राजेश जी पूरे दावे के साथ इस बात कहता हूं कि जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लोग हैं जिनकी अपनी वास्तव में कोई जमीन नहीं है, और वो लोग सर वो मंत्री हैं भाजपा सरकार में, उनकी जमीन क्यों नहीं है? कहाँ जमीन है उनकी? वो कोई जमीन नहीं है, वो उनकी कोई जमीन नहीं, मंत्री बनाई जगह है, जमीन होती मंत्री नहीं बना जाते। पार्टी के नाम पर जीत करके आना एक बात होती है, पार्टी के नेता के नाम पर जीत करके आना दूसरी बात होती है, लेकिन अपने व्यक्तिगत उस पर जीत करके आने वाले, चलिए आपने माना तो उनकी कोई जमीन नहीं है, दादागिरी है वो लोग। देखिए आप मुझे मेरी बात कहने दीजिए। पांडे जी उनको कहने दीजिए। मैं ये बात कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न, इस बात से मैं पूरी तरह ना इत्तेफाक करता हूँ। ब्राह्मण समाज कहीं से भी उत्पीड़ित नहीं है। ब्राह्मण समाज को जो सम्मान चाहिए वो सम्मान है। आप खुद ही उल्लेख कर चुके अभी विधायकों के रूप में, आपने इसके पहले कहा कि मायावती के दौर में सर्वाधिक ब्राह्मण हुए, उसके बाद आपने पिछले चुनाव का जिक्र किया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। और किस तरीके से सम्मान चाहिए, विभिन्न तमाम मंत्री पदों को ब्राह्मणों को सौंप दिया जाए, इससे है ब्राह्मण सरकार जो है सरकार का हित साधना। ब्राह्मण ये महसूस करता है कि उसने जिस सरकार को चुना वो सरकार सबके लिए उपयोगी हो, सरकार सभी समाज के जितने भी अंग हैं उनमें सही तरीके से संतुलन बनाकर काम करे, उस हिसाब से काम किया। और वर्तमान सरकार, मेरा अपना विश्वास है, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं, जिस प्रकार से श्यामल जी ने कहा कि मैं पैरोकारी नहीं करता, वो बात मैं अपने साथ भी कह रहा हूँ। एक बात केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा है कि किसके नेतृत्व में पूरे समाज का, और पूरे समाज का सिर्फ ब्राह्मण समुदाय नहीं, समाज के सभी क्षेत्र, सभी वर्ग, उनका हित है और उसने हमेशा उसी को तवज्जो दी है। और मेरा अपना विश्वास है कि आने वाले समय में भी, अब आज जबकि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, ब्राह्मण इस बात को सुनिश्चित करना चाहेगा। और ब्राह्मण दूरदर्शी भी है, दूरदर्शी भी है। वो ये देखता है कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में किस पार्टी की सरकार रहते हुए, किसके मुख्यमंत्री रहते हुए, किसके प्रधानमंत्री रहते हुए देश का हित है। चूंकि ब्राह्मण तात्कालिक हितों को, तात्कालिक स्वार्थ जिसको हम कहें, हित कहना अनर्थ होगा,
तात्कालिक स्वार्थों को उसने कभी तवज्जो नहीं दी। ब्राह्मण दूरंदेशी है, वो हित है। हित की दृष्टि में मूल्य दृष्टि होती है, मूल्य दृष्टि जहां होती वहीं मूल्य बोध होता है। बगैर मूल्य बोध के वैचारिक क्रांति नहीं होती। मेरा अपना पूरा विश्वास है कि ब्राह्मण जो है हमेशा वैचारिक क्रांति का पक्ष कर रहा है, और वो वर्तमान सरकार से ब्राह्मण समाज जिसको आप कह रहे हैं वह कहीं से भी असंतुष्ट नहीं है। ये राजनीतिक दलों की अपनी शोषाबंदी है, शोषाबाजी है। चलिए मोर्चाबंदी। श्यामल जी, एक अंतिम सवाल, डिबेट समाप्त का समय हो रहा, बस 2 मिनट का जवाब आपसे चाहूंगा। एक घटना की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। कल की बात है, हम और आप साथ साथ थे। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के एक बहुत प्रमुख कार्यालय विजिलेंस से जुड़ा हुआ है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहाँ की मेरे और आपके सामने की घटना है। एक पांडे जी आप भी सुनिए घटना। दलित अधिकारी जो पीपीएस रैंक का है, एक महिला ब्राह्मण कर्मचारी उसको बुरी तरह फटकारता है। ब्राह्मण समाज की महिला फूट फूट कर रो रही थी और श्यामल जी मेरे सामने थे। श्यामल जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज उत्पीड़ित नहीं हुआ है, और वो फूट फूट कर चिल्ला रही थी, इतनी तेज रो रही थी कि पूरा कार्यालय में उसकी आवाज़ रोने की गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न की एक छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूं, और ये क्योंकि मैंने बाहर निकल के वहां के उच्च अधिकारी से पूछा कि आखिर ब्राह्मण समाज की महिला है वो इतना रो रही है और दलित समाज का अधिकारी है वो उसे फटकार रहा है, और आखिर उसकी क्या गलती है। कहने लगा कि गलती कोई नहीं है, गलती सिर्फ इतनी है कि ब्राह्मण समाज की है, और हम इसकी शिकायत किससे करें और कहां जाएं इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। श्यामल जी आप इस घटना के चश्मदीद गवाह हैं, उसके बाद भी आप ये मानते हैं कि ब्राह्मण समाज अभी उत्पीड़ित नहीं हुआ है? राजेश जी, बातें 2 तरह की हैं। एक उत्पीड़न एक होता है सरकार द्वारा होना, और एक उत्पीड़न होना दलित द्वारा होना। ये निहायत व्यक्तिगत उत्पीड़न था। नहीं, माहौल जो है कि ब्राह्मण का उत्पीड़न होगा तो कोई सुनवाई नहीं होगी, ये माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश में। नहीं, ऐसा नहीं है कि माहौल ऐसा है। अगर ऐसा माहौल है तो ब्राह्मण बहुत दूरदर्शी है राजेश जी, वो निर्णय बहुत सोच समझ के करता है। और क्योंकि आपके डिबेट पर टाइम की कमी है, इसलिए मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा कि ब्राह्मण इतना दूरदर्शी तो जरूर है। अगर महिला जाति सभा इसीलिए आप सवर्ण आयोग की बात क्यों करते हैं जब आप 5 साल में नहीं बना पाए? तो आप क्यों इसकी बात कर रहे हैं भाई? आपको बनवा दीजिए, बनवा दीजिए। पांडे जी, ये बात हम कहते तो बात समझ में आती है, बात राजेश जी क्या समझ में आती है, बात बच्चन जी क्या सरकार ने उठाया सभा आयोग में जाता और सरकारी खिलाफ कार्रवाई होती ब्राह्मण उत्पीड़न की, लेकिन सभा आयोग नहीं है। यहाँ पर संवैधानिक हमको कोई मान्यता नहीं दी गई है। श्यामल जी आपकी इस घटना को देखकर, श्यामल जी इस घटना को देख करके आपकी आत्मा उद्वेलित हुई कि नहीं कि ब्राह्मण समाज की महिला के साथ अन्याय हो रहा है? निश्चित तिवारी जी की आत्मा उद्वेलित हुई होगी, लेकिन उसको नहीं है बेचारे। निश्चित उद्वेलित हुई होगी पांडे जी, हम बेचारे एकदम उद्वेलित हुई होगी। न करें अलग की बात है। नहीं, हम किसी पार्टी का चलता तो सरकारी की पिटाई भी करते थे। पांडे जी सुना भी कीजिए भाई, बातों को सुनने में ज्यादा अच्छा महसूस किया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं कि मैं बेचारा हूँ। आप सफाई न दीजिए, अपनी बात रखिए। मिलना नहीं है श्यामल जी, सफाई मत दीजिए, बात करिए अपनी। एकदम ब्राह्मण है, बड़ी राजनीतिक विश्लेषक है, पत्रकार है, ये तो है आपने। आपकी आत्मा दुखी नहीं हुई घटना को देख करके? एकदम दुखी हुई, लेकिन ये व्यक्तिगत घटना है, ये सरकारी घटना नहीं है कि सरकार प्रताड़ित कर रही है। ये दलित और ब्राह्मण सरकारी अधिकारी है जो किया है काम, मान्यवर नहीं सरकारी अधिकारी है, सरकार का एक प्रतिनिधि है, सरकार का एक अंग है वो। नहीं, तो सरकार का अंग होते हुए ब्राह्मण का उत्पीड़न किया उसने, ब्राह्मण महिला का उत्पीड़न, महिला रो रही थी। पांडे जी वो महिला रो नहीं रही थी, इतनी तेज फूट फूट कर रो रही थी कि पूरे कार्यालय में उसकी आवाज गूंज रही थी, और कोई और अब इससे ज्यादा और दुखद क्या होगा? मैं आपको यही घटना बता रहा हूँ जिसके चश्मदीद गवाह ये खुद थे साथ में। मैं बताइए पांडे जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, उसको शांति से समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बार के चुनाव में ब्राह्मण जो है, 2 बातें बहुत क्लियर है कि वो मायावती के साथ तो कतई नहीं जाएगी, ये तो मैं बहुत जगह की चोट पे कह रहा हूँ।
समाजवादी पार्टी भी इस भ्रम में न रहे कि ब्राह्मण की वजह से उनकी सरकार बनने वाली है। और रही सही बात, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार समझ लेना चाहिए कि इतना आसान नहीं है सत्ता में आना। चलिए, तीनों दलों के लिए मैं कह रहा हूँ। आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने अपने विचार रखे, लेकिन ये बात ये तय है कि 2022 के चुनाव में जो होगा वह बहुत निर्णायक होगा कि ब्राह्मण इस बार बहुत सोच समझ कर वोट करेगा कि उसे किसको वोट देना है, किसकी सरकार बनवानी है। क्योंकि ब्राह्मण ये तय है कि निश्चित रूप से ब्राह्मण इस 4.5 साल के शासन में बेचैन हो गया है और वो अब अंदर ही अंदर वो मन बना चुका है, लेकिन अभी उसने ये तय नहीं किया है वो किसके साथ जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से ब्राह्मणों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में निष्कर्ष जो निकला है उस पर भारी पड़ने वाली है। और इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई दल लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है। ऐसे में अब ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी दोनों में से कौन ब्राह्मणों को भेजने में ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।